दोस्तों, आप में से काफ़ी लोग मेरी कहानियाँ तो सुन लेते हैं, पर मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब के बटन को दबाकर अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ ही वीडियो को लाइक कर दो। तो दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ एक सच्ची और डरावनी कहानी। आज की कहानी को अपनी आंखों के सामने इमेजिन करके सुनिएगा। तो आंखें बंद करिए, हेडफोन्स लगा लीजिए और अब चलते हैं सीधा कहानी की तरफ। तुम सिर्फ मेरी हो, तुम मेरी पत्नी हो, हमारी शादी हुई है और अब मैं तुम्हें अपने साथ लेकर जाऊंगा। ये शब्द किसी इंसान के नहीं है, ये शब्द है एक ऐसी आत्मा की जो अपने शिकार के लिए इधर उधर भटक रही थी। और फिर इसका शिकार हुई एक दुल्हन जो अपने घर से विदा हो तो गई थी लेकिन ससुराल नहीं पहुंची थी। रास्ते में ही उसके साथ एक भयानक घटना घट गई। दो बहनें थी, जुड़वा तो नहीं पर थी एक जैसी। दोनों बहुत ही सुंदर थी। पढ़ाई खत्म हुई तो उन दोनों के रिश्ते आने लगे। उनके पापा बहुत बीमार रहते थे और भाई छोटा था, इसलिए उनके परिवार वालों ने सोचा कि क्यों ना दोनों की शादी एक साथ ही करा दी जाए। पापा का कोई भरोसा नहीं कि कब भगवान के घर से बुलावा आ जाए। दोनों की शादी अपने हाथों से कर जाए तो चैन से चले जाएंगे। किस्मत से दोनों का ही रिश्ता बहुत अच्छे परिवारों में हो गया। शादी का दिन भी आ गया, सब कुछ खुशी खुशी निपट गया। फिर दोनों की विदाई हुई और दोनों अपनी अपनी ससुराल जाने लगी। जो छोटी थी, मोनिका नाम था उसका, उसे अचानक से कुछ होने लगा, कुछ अजीब सा जो उसने पहले कभी महसूस नहीं किया था। उसने गाड़ी रोकने के लिए कहा तो उसके पति रवि ने कहा कि ये सुनसान जगह है, यहाँ रुकना सही नहीं है, इस जगह लूटपाट होती रहती है, आगे जाकर गाड़ी रोकते हैं। लेकिन वह जोर जोर से रोने लगी तो उन्हें गाड़ी रोकनी ही पड़ी। वो सब गाड़ी से उतरे, मोनिका को उतारा, तब वह चुप हुई। अचानक से तेज हवाएं चलने लगी, जबकि जून का महीना था और बहुत गर्मी भी थी। हवा से उन्हें थोड़ी राहत मिली। थोड़ी देर बाद उन्होंने मोनिका से कहा कि चलो घर चलते हैं, रात को यहाँ डर है लूटपाट का। सभी गाड़ी में बैठने लगे, लेकिन मोनिका चाहकर भी अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रही थी। उसे आवाज दी पर वह बोली कि मेरे पैर ही नहीं उठ रहे, पता नहीं क्या हो गया है। वो बहुत डर भी गई कि ऐसे अचानक से उसके साथ क्या हो रहा है। तभी रवि ने उसका हाथ पकड़ा और उसे गाड़ी में बैठाया। थोड़ी देर बाद वह अपने ससुराल पहुंच गई। सास नहीं थी, उसके बस नंद और जेठ थे। उसकी सास रवि को जन्म देकर चल बसी थी। उसकी नंद ने उसे कमरे में बैठाया और बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद रवि उसके कमरे में आया। वो उसके पास बैठने ही वाला था कि उसे किसी ने जोर से धक्का दिया। वह गिरते गिरते बचा। उसने चारों ओर देखा पर वहां कोई नहीं था। उसे लगा कि शायद ये मेरा कोई भ्रम हो सकता है। वह फिर से बेड पर बैठने लगा तो उसके साथ फिर से वही हुआ। वह डर गया और मोनिका भी बहुत डर गई। तभी उन्हें किसी की आवाज सुनाई दी, ये मेरी पत्नी है, तुम इससे दूर रहो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। ये सुनकर मोनिका और रवि बहुत डर गए। वो उस कमरे से बाहर आ गए। दीदी ने पूछा, क्या हुआ रवि, तुम दोनों बाहर क्यों आ गए? रवि ने कहा कि अंदर कमरे में बहुत गर्मी लग रही है, इसलिए हम बरामदे में ही सो जाएंगे। रवि को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। अगर वह किसी से कहता भी है तो क्या पता कोई उसका यकीन करेगा भी या नहीं। इसी सोच में और दिन भर की थकान के कारण वह वहीं बरामदे में सो जाता है। मोनिका भी वहीं सोफे पर लेट जाती है। वो बहुत बुरी तरह से डरी हुई थी, लेकिन वह भी किसी से कुछ कहती नहीं है। अगले दिन वो दोनों अपने कुलदेवी पर जाते हैं। वहां पर पुजारी जी मोनिका को आशीर्वाद में माता की चुनरी देते हैं। वे सब वापस अपने घर लौट आते हैं। शाम को दीदी भी अपने घर लौट जाती है। रात को खाना खाकर वे भी अपने कमरे में आते हैं। कमरे में आते ही उन्हें रात वाली घटना याद आ जाती है। वो दोनों डरे डरे से बैठ जाते हैं पर कुछ नहीं बोल पाते।
तभी रसोई से बर्तन गिरने की आवाज आती है। रवि रसोई में जाता है तो वहां बहुत सारे बर्तन जमीन पर पड़े थे। वह चारों ओर देखता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। तभी मोनिका के चीखने की आवाज आती है। वह भागकर कमरे में जाता है तो देखता है कि मोनिका डर कर एक कोने में खड़ी है। वह उसके पास जाता है और पूछता है, क्या हुआ? तो वह उसे कमरे में दूसरी तरफ इशारा करती है। वह देखता है कि उसकी शादी के कपड़े अपने आप ही जलने लग रहे हैं। वह आग बुझाने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक पूरे कपड़े जल जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि ये सब कैसे हुआ। उन्हें उन जले हुए कपड़ों को देखकर बहुत दुख होता है। अगले दिन मोनिका का भाई उसे लेने के लिए आ जाता है। वह उसके साथ अपने घर आ जाती है। घर पर उसकी बड़ी बहन भी आई हुई होती है, जो बहुत खुश थी। वो सबको अपने ससुराल वालों की बातें बताती है, वहां पर हुए आयोजन को विस्तार से बताती है। फिर वो मोनिका से पूछती है कि तुझे क्या हुआ है? कुछ भी नहीं बोल रही तब से। तू एक मिनट भी चुप नहीं बैठती है। अब जब से आई है गुमसुम सी है। क्या हुआ? रवि ने कुछ कहा क्या? नहीं दी, रवि तो बहुत अच्छा है, सब ठीक है। वह सबसे इस बात को छिपा गई कि उनके साथ क्या क्या हुआ। उसे हर वक्त ये महसूस होता जैसे उसके आसपास कोई है। वह बहुत ही डरी डरी सी रहने लगी। उसकी माँ ने भी उससे पूछा, पर उसने उन्हें भी कुछ नहीं बताया। 2 दिन बाद रवि उसे लेने आ गया। घर वालों ने रवि से भी पूछा कि क्या कोई बात है? ये जब से आई है पता नहीं कहाँ खोई है, ना ठीक से खाती है और ना पीती है, और हर वक्त डरी हुई सी रहती है। लेकिन रवि ने भी कुछ नहीं कहा। वो मोनिका को लेकर घर वापस आ गया। रात में जब वह काम खत्म करके कमरे में सोने के लिए आए तो दोनों एक ही बेड पर लेट गए। ये बात उस आत्मा से बर्दाश्त नहीं हुई। उसने रवि पर हमला करने की कोशिश की, पर वह उसे कुछ नहीं कर पा रहा था। वह गुस्से से छटपटाने लगा। रवि और मोनिका को साथ देखकर वह गुस्से से पागल हो गया और वह अपने असली रूप में सामने आ खड़ा हुआ। रवि और मोनिका बहुत बुरी तरह से डर गए। बहुत ही भयानक चेहरा था उसका, लाल लाल आंखें और बहुत ही डरावना चेहरा। वह गुस्से में रवि से बोला, दूर हो जाओ मेरी पत्नी से, नहीं तो अंजाम बहुत बुरा होगा। आज तुम उस पंडित के दिए धागे से बच गए, लेकिन कब तक बचोगे? पूर्णिमा के बाद इसका प्रभाव खत्म हो जाएगा और फिर मैं तुम्हें मारकर अपनी पत्नी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। जब मोनिका अपने घर आई हुई थी तब रवि पंडित जी के पास गया था और उन्हें सब बातें बताई थी। तब उन्होंने उसे 2 धागे दिए थे, एक उसके लिए और दूसरा मोनिका के लिए। पंडित जी ने कहा था कि ये धागे कुछ दिन के लिए ही तुम्हारी रक्षा कर पाएंगे, उससे पहले ही तुम्हारे लिए कुछ और उपाय करने के लिए हमें अपने बड़े पुजारी जी से मिलना पड़ेगा। तब तक ये तुम दोनों की रक्षा करेगा। धागे के कारण वह उनको छू भी नहीं पा रहा था। वह गुस्से से पागल होकर सामान इधर उधर फेंकने लगा। फिर वह वहां से चला गया। वो दोनों सारी रात ऐसे ही बैठे रहे। कुछ दिन ऐसे ही खौफ के साए में बीत गए। पूर्णिमा भी आ गई। मोनिका ने रवि से पूछा, कल इस धागे का प्रभाव खत्म हो जाएगा, फिर हम क्या करेंगे? रवि ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं करता हूं कुछ। रवि पंडित जी के पास जाता है तो वह उसे बताते हैं कि मेरी बड़े पुजारी जी से बात हुई थी। उन्होंने कहा कि वो आत्मा बहुत ही खतरनाक है, उसे नष्ट करने के लिए एक अनुष्ठान करना पड़ेगा। वे आज शाम को आपके घर आएंगे और अनुष्ठान करेंगे। कुछ सामान की जरूरत होगी, ये तुम ले आना। ऐसा कहकर उन्होंने एक पेपर पर कुछ सामान लिख कर दिया और शाम तक सब ले आने के लिए कहा। रवि सब सामान ले आया और दोनों शाम का इंतजार करने लगे। शाम को पंडित जी और बड़े पंडित जी दोनों ही आ गए और बताए हुए सामान को लेकर अनुष्ठान की तैयारी करने लगे। अचानक से सब घर का सामान हिलने लगा और जोर जोर से चीखने की आवाजें आने लगी। मोनिका और भी डर गई। पंडित जी ने सबको शांत बैठने का इशारा किया और अपनी प्रक्रिया में लग गए। धीरे धीरे सब शांत हो गया।
अनुष्ठान पूरा करने के बाद पुजारी जी ने कहा कि अब तुम दोनों को कोई खतरा नहीं है, बला टल चुकी है। दोनों ने राहत की सांस ली। दोनों आज बहुत खुश थे कि चलो अब चैन से रहेंगे, लेकिन फिर भी उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि एक दूसरे के पास बैठें। दोनों अलग अलग सो गए। सुबह उठे तो वो अपने आप को बहुत हल्का महसूस कर रहे थे। घर के वातावरण में भी आज बहुत ताजगी थी। कुछ अलग ही एहसास दोनों को हो रहा था। बहुत खुश थे आज दोनों। शादी के बाद आज पहली बार दोनों ने एक अलग सी खुशी को महसूस किया, लेकिन आने वाले खतरे से वो बिल्कुल बेखबर थे। आज रवि मोनिका के लिए बाजार से नई साड़ी लाया था। बहुत ही सुंदर साड़ी थी। मोनिका को भी वह साड़ी बहुत पसंद आई। शाम का खाना बनाने के बाद उसने रवि को खुश करने के लिए वह साड़ी पहनी। मोनिका उस साड़ी में बिल्कुल अप्सरा लग रही थी। रवि तो उसका दीवाना हुआ जा रहा था। खाना खाकर वह अपने कमरे में सोने के लिए आए। रवि ने मोनिका का हाथ पकड़कर उसे बेड पर बिठाया। फिर वे दोनों बातें करने लगे कि तभी रवि का फोन बजने लगा। उसने फोन उठाया तो उधर से बहुत अजीब सी आवाज आ रही थी। कुछ भी ठीक से सुनाई नहीं दे रहा था। फोन अपने आप ही कट गया। फिर बार बार फोन बजने लगा, लेकिन कोई भी नहीं बोल रहा था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। दोनों बहुत परेशान हो गए और रवि ने फोन स्विच ऑफ कर दिया। मोनिका को प्यास लगी तो वह किचन में पानी पीने के लिए गई। वहां उसे ऐसा लगा जैसे कि कोई उसे देख रहा है। वह बिना पानी पिए ही वापस आ गई। रवि ने पूछा कि क्या हुआ, तो उसने सोचा कि ये मेरा वहम भी हो सकता है, और उसने रवि से कहा कि कुछ नहीं, मैं बस थक गई हूं और सोना चाहती हूं। रवि कहता है कि ठीक है, तुम सो जाओ, मैं अभी थोड़ी देर बाहर टीवी देखता हूं। मोनिका सो जाती है और रवि टीवी देखने लगता है। कुछ देर बाद रवि को भी महसूस होता है कि जैसे कोई उसे देख रहा है। तभी उसकी नजर खिड़की पर पड़ती है तो वहां उसे दो आंखें दिखाई देती है जो लगातार उसे ही देख रही थी। वह डर जाता है और अंदर कमरे में चला जाता है। डर के कारण उसे नींद भी नहीं आती। वह सोचता है कि ये फिर से आ गया, कैसे बचेंगे हम इससे अब। यही सब सोचते सोचते सुबह हो जाती है। आज मोनिका का भाई उसे लेने के लिए आ जाता है और वह उसके साथ अपने घर आ जाती है, लेकिन उसकी माँ देखती है कि वह सूख कर काटा हुई जा रही थी। ना जाने क्या बात है, कुछ बताती भी नहीं है। एक दिन उसकी माँ से उसका हाल देखा नहीं गया तो वह उसे जोर से डांट लगाती है और कहती है कि जो भी कारण है सब सच सच बताओ। पहले तो वह अपनी माँ को टाल देती है, पर जब वह नहीं मानती तो वह उन्हें सारी बात बता देती है। सारी बातें सुनकर उसकी माँ हैरान रह जाती है और उसे आश्वासन देती है कि वह इस बात का हल जरूर निकालेगी। वो ये बात मोनिका के पापा से कहती है तो वो भी चिंतित हो जाते हैं। मोनिका की माँ अपनी एक सहेली से इस बात का जिक्र करती है तो वो उसे एक मौलवी जी के पास लेकर जाती है। मौलवी जी से वह सारी बातें बताती है जो भी मोनिका ने उन्हें बताई थी कि किस तरह से एक आत्मा ने उनकी जिंदगी बर्बाद कर रखी है। वो सारी बातों को ध्यान से सुनते हैं, फिर भगवान का ध्यान लगाकर देखते हैं कि मोनिका के साथ क्या क्या हुआ और वो आत्मा कब से उसके पीछे है। फिर वह अपनी आंखें खोलते हैं और मोनिका की माँ से कहते हैं कि वह बहुत ही खतरनाक आत्मा है। वह मोनिका को अपनी पत्नी मानता है और उसे अपने साथ लेकर जाएगा। मोनिका की माँ बहुत डर जाती है। फिर वह उनसे पूछती है कि क्या कोई उपाय नहीं है जिससे मोनिका की जान बच जाए और साथ ही वह आत्मा उसका पीछा छोड़ दे। वह उन्हें बताता है कि उपाय है पर बहुत कठिन है और अगर जरा सी भी गलती की तो परिणाम बहुत घातक हो सकता है। वो बोली, कुछ भी कीजिए पर मेरी बेटी की जान बचाइए। तब उन्होंने कहा कि मैं कल तुम्हारे घर आऊंगा, तब तक तुम मोनिका से कुछ भी मत कहना। उसे ये भी मत बताना कि तुम यहाँ आई थी। वो एक शीशी में उन्हें जल देते हैं और कहते हैं कि ये जल मोनिका के कमरे में छिड़क देना और रवि को भी बुला लेना। मैं कल शाम को तुम्हारे घर आऊंगा और मोनिका की मदद करूंगा। जैसे जैसे उन्होंने बताया था मोनिका की माँ ने सब कुछ वैसा ही किया और मोनिका से कुछ भी नहीं बताया। अगले ही दिन फोन करके रवि को भी अपने घर बुला लिया।
अचानक से रवि को वहां आया देख मोनिका चौंक गई, पर रवि ने उसे कुछ नहीं बताया क्योंकि मोनिका की मां ने रवि को सब बता दिया था और मोनिका से कुछ भी कहने को मना कर दिया था। रवि ने मोनिका से कहा कि उसका मन नहीं लग रहा था, इसलिए वह मिलने आ गया। फिर मोनिका ने कुछ नहीं पूछा, बल्कि वह खुश हो गई रवि को वहां देखकर। सबको शाम का इंतजार था। एक अनजाने डर से सभी अंदर ही अंदर घबराए हुए थे। उन्हें डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। शाम की अजान के बाद मौलवी जी उनके घर आए तो मोनिका को अजीब सी घबराहट होने लगी। उसे समझ नहीं आया कि उसे ये अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है। वह डर गई कि कहीं वो आत्मा यहाँ ना आ जाए और मेरे परिवार को कोई नुकसान ना कर दे। वो यही सब सोच रही थी कि सच में उसे एक साया अपने आसपास महसूस हुआ। मोनिका को महसूस हुआ जैसे कोई उसके पीछे खड़ा जोर जोर से सांसें ले रहा है। वह उसके कान में कुछ कह रहा है। मोनिका का गला सूख जाता है, पर वह ना कुछ कह पाती है और ना ही वहां से कहीं जा पाती है। वह वहीं जड़ हो जाती है। वो उसके कान में कहता है कि तुम मेरी पत्नी हो, इन सब से कहो कि उसे ये बाहर भेज दे। वो इंसान हमें अलग कर देगा और मैं तुम्हारे बिना नहीं रहूंगा। मोनिका कहती है कि कौन इंसान? मोनिका ये कहते ही बेहोश होकर गिर जाती है। आवाज सुनकर सभी वहां आते हैं तो देखते हैं कि मोनिका बेहोश पड़ी है। वो उसे उठाकर बेड पर लिटा देते हैं। फिर मौलवी जी अंदर आते हैं तो वे सबसे कहते हैं कि आत्मा को पता लग चुका है कि मैं यहाँ हूं, इसलिए उसने इस पर कब्जा करने की कोशिश की है। इसे एक रस्सी से बांध दो और कोई भी इसके पास मत जाना। रवि कहता है कि नहीं, तुम इसके साथ ये क्या कर रहे हो? वो डर जाएगी और इसे कुछ हो गया तो फिर हम क्या करेंगे? सब रवि को समझाते हैं। वह बहुत मुश्किल से इस बात के लिए तैयार होता है। मोनिका को रस्सी से बांध देते हैं। फिर वे मौलवी जी के कहे अनुसार सारे काम करने लगते हैं। धीरे धीरे मोनिका को होश आता है तो वह पूछती है कि उसे ऐसे क्यों बांध रखा है और ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो तुम सब? रवि मोनिका के पास जाने को होता है तो मौलवी जी उसे रुकने का इशारा करते हैं। अचानक से मोनिका की आंखें लाल हो जाती है और उसकी आवाज भी बदल जाती है। वह रवि से कहती है कि तुम यहां भी आ गए। तुम्हें कितनी बार कहा है कि ये मेरी पत्नी है और मैं इसका पति हूं और आज मैं इसे अपने साथ लेकर जाऊंगा। कोई भी हमारे बीच में आया तो वह नहीं बचेगा। तभी उस पर वे जल डालते हैं तो वह कहराने लगता है। कहता है कि ये सब करके तुम मुझसे इसे नहीं छीन सकते, ये मेरी पत्नी है। तब वो गुस्से से पूछते हैं कि ये तुम्हारी पत्नी कैसे हुई? तुम मर चुके हो और आत्मा की कोई पत्नी नहीं होती। इसका पति रवि है, तुम नहीं। इसे छोड़कर यहां से चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। नहीं नहीं, ये जल मुझ पर मत डालो। मैं बताता हूं तुम्हें कि ये मेरी पत्नी कैसे है, कैसे हुई हमारी शादी। आज से 15 साल पहले की बात है। उस दिन मेरी शादी थी। बहुत खुश था मैं। खुशी खुशी सारी रस्में निभाई जा रही थी। मेरी माँ और पिताजी भी बहुत खुश थे। बारात लेकर हम लड़की वालों के यहाँ गए। बहुत ही अच्छे तरीके से हमारा स्वागत हुआ। आज हमारी शादी थी और हमने अब तक उस लड़की को देखा नहीं था जिससे मेरी शादी हो रही थी। बड़ा बेचैन था पर निश्चित भी था कि जब माँ को पसंद है तो मुझे भी पसंद आ ही जाएगी। मैं खुशी खुशी सारी रस्में निभा रहा था कि अचानक लड़की पक्ष में अजीब सा माहौल हो गया। सबके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। पूछने की कोशिश की तो कोई कुछ भी कहने को तैयार नहीं था। हमारा दिल बहुत घबरा रहा था। फिर थोड़ी देर बाद लड़की के पिता हाथ जोड़कर हमारे सामने आकर खड़े हो गए। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने जो कहा वह सुनकर हम सब हैरान रह गए। उन्होंने बताया कि उनकी बेटी घर छोड़कर चली गई है। वह किसी और से प्यार करती थी। हमने बहुत समझाया, सोचा एक बार शादी हो जाएगी तो अपने आप प्यार का भूत उतर जाएगा, लेकिन वह हम सबको धोखा देकर भाग गई अपने प्रेमी के साथ। मुझे माफ कर दो, यह कहकर वो फूट फूट कर रोने लगा। अब हम क्या कर सकते थे? बहुत बड़ा धक्का लगा हमें। बारात बिन दुल्हन के वापस लौट आई। हम उदास रहने लगे।
दोस्त सामने तो भले बनते और पीठ पीछे हमारा मजाक बनाते। उनकी बातें मेरे दिल और दिमाग पर इतना असर कर गई कि एक दिन मैं गांव की नदी में कूद गया और आत्महत्या कर ली। मैंने देखा मेरे शरीर को सब जला रहे हैं, मेरे परिवार वाले सब रो रहे हैं। मेरे से ये सब देखा नहीं गया और मैं वहां से भटकते हुए यहाँ आ गया। तब से मुझे जो भी दुल्हन मिलती है मुझे वो अपनी पत्नी लगती है। पहले भी मैं कई दुल्हनों के साथ ऐसा कर चुका हूं, पर फिर भी वो मुझसे बच जाते हैं। लेकिन मोनिका के साथ मैंने 7 फेरे लिए हैं, इसे मैं नहीं छोड़ सकता। मौलवी ने पूछा कि मोनिका के साथ तुमने फेरे कैसे लिए? तब उसने जो बताया उसे सुनकर सब चौंक गए। उसने बताया कि मोनिका जब मेहंदी लगवाकर अपने घर वापस लौट रही थी तभी मैं भी उसी रास्ते से इसके पीछे पीछे आ गया। रवि से जब इसकी शादी हुई तब मैं रवि के शरीर में चला गया और मेरी और मोनिका की शादी हो गई। अब ये मेरी पत्नी है। 15 साल से मैं अपनी पत्नी के लिए भटक रहा था, अब जाकर मुझे मेरी पत्नी मिली है। इतना कहकर वो उसके शरीर से चला गया और वह फिर से बेहोश हो गई। सभी ने मौलवी के सामने हाथ जोड़े और कहा, कैसे भी करके मोनिका को बचाओ। तब उन्होंने सबको शांत रहने को कहा और अपनी विधि शुरू कर दी। उस आत्मा ने मोनिका के शरीर को घायल करना शुरू कर दिया। बहुत मुश्किल से उस पर काबू करके उन्होंने अपनी प्रक्रिया फिर से शुरू की। थोड़ी देर बाद मोनिका को होश आया तो उसने देखा सब उसके पास बैठे हैं और उसके हाथ बंधे हुए हैं। उसने रवि से कहा कि उसके हाथ खोल दें, उसे बहुत दर्द हो रहा है। रवि जैसे ही खोलने के लिए चला उन्होंने उसे रोक दिया और उसे पीछे हटने का इशारा किया। मौलवी ने बहुत मुश्किल से उस आत्मा पर काबू पाया। वह आत्मा वहां से चली गई और मोनिका और रवि अपनी खुशहाल जिंदगी जीने लगे। आज उनके 2 बेटे हैं, वो सब बहुत खुश हैं। वह आत्मा फिर कभी वापस नहीं आई। तो दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म होती है। हिमाचल की पहाड़ियों के बीच एक घना जंगल और उस जंगल के बीचों बीच वो लाल रंग का बंगला। प्रीति और हरमन अपने हनीमून के लिए शिमला निकले। रास्ते में घूमते घूमते शाम हो गई। अभी वो शिमला से काफी दूर भी थे। जंगल का पहाड़ी रास्ता और अचानक से गाड़ी का खराब होना काफी था दोनों का मूड खराब करने को। हरमन ने बहुत कोशिश की गाड़ी ठीक करने की, लेकिन नहीं कर पाया। तभी वहां तेज बारिश होने लगी और हरमन प्रीत जल्दी से गाड़ी में बैठ गए और गाड़ी अंदर से लॉक कर ली। बारिश थी कि रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। बिजली चमक रही थी और चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है। प्रीति की घबराहट बढ़ती ही जा रही थी। उसे घबराता हुआ देखकर हरमन उसे छेड़ता हुआ कहता है कि क्यों डर रही हो प्रीति? इतना अच्छा मौका बारिश में रोमांस करने का बार बार नहीं मिलता। ये कहकर वो प्रीति को गले लगा लेता है। तभी प्रीति को ऐसा लगता है जैसे उनकी गाड़ी के सामने से कोई लड़की निकल कर गई हो। प्रीति घबरा जाती है और कहती है, हरमन, यहाँ कोई है जो हमें देख रहा है। हरमन उसे कहता है, नहीं यार, तुम्हारा वहम होगा। इस जंगल में हमारे सिवा और कौन हो सकता है। ये कहकर वो प्रीति को गले लगा लेता है। इस तरह उन्हें गाड़ी में बैठे बैठे शाम के 5 बजे से रात के 10 बज गए। फोन में सिग्नल ना होने की वजह से वो किसी से संपर्क भी नहीं कर पा रहे थे कि तभी उन्हें दूर से धुआं निकलता हुआ दिखाई दिया। अब उनके मन में ये सोचकर उम्मीद जागी कि शायद यहाँ पास में ही कोई घर है। अब वो बारिश के हल्के होने का इंतजार करने लगे। अब रात के 11 बज चुके थे और बारिश थोड़ी कम भी हो गई थी। तो हरमन ने प्रीति से कहा, तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं आसपास देखकर आता हूँ, शायद कोई मदद मिल जाए। प्रीति डर के हरमन से चिपक गई और बोली, नहीं हरमन, आप मुझे ऐसे छोड़कर मत जाइए। प्रीति, तुम गाड़ी अंदर से बंद कर लो, मैं यूं गया और यूं आया, मुझे देखकर ही गाड़ी खोलना। ये कहकर हरमन गाड़ी से बाहर निकला और थोड़ी दूर तक चलता रहा। काफी दूर आने पर उसे एक गाड़ी दिखाई दी। अब हरमन में थोड़ी हिम्मत आई और वो आगे जाकर देखता है कि एक लड़का गाड़ी ठीक कर रहा है और एक लड़की डरी हुई गाड़ी में बैठी हुई है। हरमन सोचता है शायद ये पति पत्नी होंगे और हमारी तरह घूमने आए होंगे।
हरमन उनके पास जाकर पूछता है, माफ कीजिएगा, क्या मैं जान सकता हूं कि आप दोनों कौन हैं? वो लड़का मुस्कुराकर देखता है और कहता है, जी बिल्कुल जान सकते हैं, मैं गर्व और ये मेरी पत्नी निहारिका है। हम दोनों घूमने के लिए निकले थे, लेकिन खराब गाड़ी और खराब मौसम की वजह से यहाँ फंस गए हैं। तब हरमन भी उन्हें अपनी स्थिति बताता है, जो उन चारों की एक जैसी ही है। अब गर्व और हरमन मिलकर उस दिशा में जाते हैं जहां से धुआं निकल रहा था। उसे देखते ही वो दोनों खुशी से उछल पड़ते हैं। अरे वाह, लगता है यहाँ कोई रहता है। उन्हें सामने एक बहुत बड़ा बंगला दिखाई देता है। वो दोनों वहां जाते हैं जहां पर उन्हें एक खूबसूरत सी लड़की मिलती है। वो लड़की बला की खूबसूरत और उसने लाल रंग का गाउन पहना हुआ है। वो दोनों उस लड़की को देखते ही उसकी ओर आकर्षित हो जाते हैं। हरमन उस लड़की को अपने बारे में बताता है और उससे पूछता है, क्या सिर्फ आज की रात के लिए हम चारों को आपके बंगले में जगह मिल सकती है? वो लड़की उन चारों को वहां रुकने के लिए आज्ञा दे देती है, लेकिन एक शर्त रखती है। वो कहती है कि अगर आप चारों सिर्फ लाल रंग के कपड़े ही यहाँ पहनोगे तो ही आप रुक सकते हो। गर्व कहता है, मुझे मंजूर है, क्योंकि हमारी अभी नई नई शादी हुई है, इसलिए मेरी पत्नी ने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई है। मैं भी यहाँ आने से पहले अपने बैग में से लाल कुर्ता पहन लूंगा। ये कहकर गर्व वापस अपनी पत्नी निहारिका को लेने चला जाता है, लेकिन हरमन कहता है, हम दोनों में से कोई भी लाल कपड़े नहीं लेकर आया है। वो लड़की कहती है, कोई बात नहीं, तुम आ जाओ, यहाँ पर तुम्हें बहुत से लाल कपड़े मिलेंगे, आते ही पहन लेना। हरमन भी वापस चला जाता है प्रीति को लेने। वो वापस जाकर प्रीति को सारी बात बताता है। प्रीति कहती है, आपको कुछ अजीब नहीं लग रहा, ये लाल रंग का बंगला और वो लड़की जिसने ऐसी अजीब शर्त रखी है? हरमन जो पहले ही उस लड़की की तरफ आकर्षित हो चुका था, वो कहता है, इसमें अजीब क्या है? लाल कपड़े पहन लेने से कौन सा हमारी जान चली जाएगी? प्रीति हरमन को बीच में ही टोकते हुए कहती है, शुभ शुभ बोलिए आप। अब हरमन के ज्यादा जोर देने पर प्रीति भी थोड़ा जरूरी सामान निकालती है और उसके साथ चल पड़ती है लाल बंगले की ओर। वो चारों एक साथ ही लाल बंगले के बाहर पहुंच जाते हैं। अब वो लड़की चारों को अंदर ले जाती है। वहां वो चारों देखते हैं कि पूरे बंगले में लाल रंग ही किया हुआ है, यहां तक कि दरवाजे और छत भी लाल रंग के ही हैं। अब चारों को कमरे भी लाल रंग के ही मिलते हैं, जो बिल्कुल आमने सामने हैं। प्रीति और हरमन अपने कमरे में आते हैं और देखते हैं कि सब कुछ लाल रंग का ही है। अब हरमन प्रीति से कहता है कि अपने और मेरे लिए कपड़े निकाल लो, जब तक मैं वॉशरूम होकर आता हूँ। ये कहकर वो बाथरूम की ओर बढ़ता है। प्रीति अब लाल रंग के कपड़े निकालने के लिए जैसे ही अलमारी खोलती है, जिसे देखकर वो चीखते हुए हरमन से चिपक जाती है। हरमन प्रीति से पूछता है, क्या हुआ जान, ऐसे क्यों चीख रही हो? प्रीति लड़खड़ाती हुई जुबान से कहती है, वो कंकाल है हमारी अलमारी में। हरमन उसके साथ अलमारी के पास आता है तो देखता है कि वहां कोई कंकाल नहीं है। उस अलमारी में लाल रंग के बहुत सुंदर सुंदर कपड़े रखे हुए हैं। हरमन प्रीति से कहता है कि तुम्हारा वहम होगा, और ये कहकर उसमें से कपड़े निकालकर प्रीति को पहनने को देता है। प्रीति और हरमन अलमारी में से लाल रंग के कपड़े निकाल लेते हैं। प्रीति अब अपना लाल रंग का गाउन लेकर बाथरूम में जाती है और जैसे ही पानी चलाती है तो वो पानी भी लाल रंग का आने लगता है। प्रीति फिर से चीखती हुई बाहर चली जाती है और हरमन के पूछने पर बताती है कि हरमन, पानी की जगह पर खून आ रहा है। उसकी बातों से हरमन हंसने लगता है और कहता है, क्या घर से कोई डरावनी फिल्म देखकर आई हो क्या? ये कहकर वो उसे बाथरूम में ले जाता है, जहां वो प्रीति को पानी चलाकर दिखाता है। अब प्रीति और हरमन कपड़े बदलकर आराम से बिस्तर पर लेट जाते हैं, लेकिन हरमन के दिमाग में उसी लाल गाउन वाली लड़की का सुंदर सा चेहरा घूमने लगता है। पता नहीं कौन सा आकर्षण था उस चेहरे में कि वो चाहकर भी उसे नहीं भुला पा रहा था। अब वो प्रीति से कहता है कि मैं जरा बाहर का माहौल देख कर आता हूँ। प्रीति कहती है, रहने दीजिए, मुझे यहाँ बहुत अजीब लग रहा है, आप बाहर मत जाइए। लेकिन हरमन नहीं मानता और उठकर बाहर चला जाता है। वो प्रीति को दरवाजा अंदर से बंद करने को कहकर चला जाता है। बाहर वो एक बहुत लंबी सी लॉबी में चलता जाता है,
जिसके आसपास बहुत से कमरे हैं। बिजली चमक रही है और कमाल की बात यह है कि घने जंगल में जब चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा है, उस समय भी बंगले में बिजली है। इस बात पर किसी का भी ध्यान नहीं गया। हरमन तो बस उस लड़की से मिलना चाहता है। तभी उसे लगता है जैसे पीछे से कोई उसका गला दबा रहा हो। उसका सांस घुटने लगता है और वो वहीं जमीन पर गिर जाता है। अब उसकी आंखें भी बंद होने लगती है कि तभी उसकी गर्दन दबाने वाले हाथ गायब हो जाते हैं। वो उठकर चारों तरफ देखता है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता है। चारों ओर सन्नाटा ही सन्नाटा है। हरमन मन में सोचता है कि शायद ये उसका भ्रम होगा। ये सोचकर वो आगे की ओर बढ़ता है। तभी उसे बहुत मधुर पियानो की आवाज आने लगती है और वो उसी दिशा में बढ़ने लगता है। अब वो एक बड़े हॉल में आता है तो देखता है कि वही लाल रंग के गाउन वाली लड़की पियानो बजा रही है। हरमन उसकी धुन सुनकर होश खोने लगता है और ठीक उसके सामने एक सोफे पर बैठ जाता है। हरमन उसकी बजाई हुई इस धुन में खोता ही चला जाता है। तभी उस लड़की की नजर हरमन पर पड़ती है और वो उठकर उसके करीब आती है। ठीक हरमन के सामने टेबल पर 2 कांच के गिलास और रेड वाइन रखी हुई है। बिना हरमन की इच्छा जाने वो दोनों गिलासों में वाइन डालकर एक गिलास हरमन की ओर बढ़ाती है। हरमन लगातार उसकी आंखों में देखता हुआ वाइन पीता रहता है। फिर खामोशी को तोड़ते हुए उस लड़की से पूछता है, अगर इजाजत हो तो क्या मैं इस हुस्न की मलिका का नाम जान सकता हूँ? वो लड़की हरमन द्वारा उसका नाम इस अंदाज में पूछने से प्रभावित हो जाती है और अपना नाम सोफिया बताती है। हरमन उसकी गहरी नीली आंखों में खो जाता है और उसे देखता जाता है। अब सोफिया हरमन को कहती है, अगर आप बुरा ना माने तो क्या मैं आपके साथ डांस कर सकती हूँ? हरमन तो यही चाहता था कि किसी भी तरह से वो सोफिया के करीब आ सके। वो सोफिया की बात को सुनकर बहुत खुश हो जाता है और कहता है, आज की रात मेरे लिए कयामत की रात है। जो दुनिया की सबसे सुंदर लड़की मेरे साथ डांस करना चाहती है। अब मर भी जाऊं तो कोई गम नहीं। सोफिया उसकी बात सुनकर बहुत मुस्कुराती है कि तभी हरमन कहता है, बहुत कातिल हंसी है तुम्हारी। सोफिया हरमन से कहती है, ध्यान रखिएगा कहीं आपका कत्ल ही ना हो जाए। हरमन भी बड़े शायराना अंदाज में जवाब देता है और कहता है, अब कत्ल का भी कोई गम नहीं होगा। ये कहकर वो सोफिया का हाथ पकड़कर खड़ा हो जाता है। सोफिया एक मदहोश से करने वाली धुन चला लेती है और दोनों उस मीठी धुन पर डांस शुरू कर देते हैं। हरमन सोफिया के साथ डांस करने में इतना खो जाता है कि उसे ये भी याद नहीं रहता है कि उसकी पत्नी प्रीति इस अजीब सी जगह में अकेली कमरे में है। एक खूबसूरत लड़की का नशा उसे उसके पति का धर्म को भुलवा चुका है। दूसरी ओर प्रीति अपने कमरे में अकेली लेटी हुई है और उसे बहुत डर लग रहा है। बाहर बिजली चमक रही है और मूसलाधार बारिश हो रही है। प्रीति बिस्तर पर लेटे हुए बार बार करवटें बदल रही है। अब जब हरमन को गए हुए काफी देर हो जाती है तो प्रीति कमरे में ही टहलने लगती है। वो देखती है कि उसके कमरे की एक खिड़की से बंगले का सारा नज़ारा दिख रहा है। वो खिड़की से बाहर देखने की कोशिश करती है लेकिन इतनी तेज बारिश में उसे कुछ दिखाई नहीं देता है। अब वो हिम्मत करके अपने कमरे का दरवाजा खोलकर बाहर लॉबी में आती है। तभी उसे ध्यान आता है कि उनके कमरे के ठीक सामने वाले कमरे में गर्व और निहारिका ठहरे हैं। वो सोचती है कि क्यों ना उनकी मदद मांग ली जाए। ये सोचकर वो उनके कमरे का दरवाजा खटखटाती है लेकिन बहुत देर तक खटखटाने के बाद भी कोई दरवाजा नहीं खुलता है। अब वो हिम्मत करके आगे बढ़ती है और देखती है कि वहां बहुत से कमरे हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगती है कि तभी उसे लगता है जैसे उसके पीछे कोई चल रहा हो। वो मुड़कर देखती है तो उसे कोई दिखाई नहीं देता। अब वो सबसे आखिर के कमरे तक पहुंच जाती है और ये देखकर हैरान हो जाती है कि पूरे बंगले में सिर्फ एक यही कमरा है जो लाल रंग का नहीं है। वो उस कमरे का दरवाजा खोलने लगती है लेकिन वो बहुत ज्यादा जाम है। बहुत ज्यादा कोशिश करने के बाद ही वो दरवाजा खुलता है। उस कमरे में प्रीति जैसे ही प्रवेश करती है कि सामने उसी लड़की की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई है जिसने इन चारों को लाल बंगले में
पनाह दी थी। उस तस्वीर पर एक बड़ा सा हार भी चढ़ा हुआ है। अब प्रीति समझ जाती है कि वो कोई जिंदा लड़की नहीं बल्कि कोई भटकती हुई प्रेत आत्मा है। वो डर की वजह से कांपने लगती है और जोर जोर से रोने लगती है। रोते हुए उसकी नज़र एक और दरवाजे पर जाती है जो उसी कमरे से होकर जा रहा है। अब प्रीति उस दरवाजे की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो उस दरवाजे को खोलती है तो देखती है कि कुछ सीढ़ियां नीचे की ओर जा रही हैं। पहले तो वो वापस आने लगती है, लेकिन फिर वो सोचती है कि शायद यहीं कुछ सुराग मिल जाए जो उसे उसके हरमन तक पहुंचा दे। ये सोचकर वो उन अंधेरी सीढ़ियों पे चल पड़ती है। दूसरी ओर हरमन सोफिया के साथ डांस करने में पूरी तरह से व्यस्त है, यहाँ तक कि वो प्रीति को भी पूरी तरह से भूल चुका है। अब दोनों थक कर दोबारा से सोफे पर बैठ जाते हैं और सोफिया फिर से अपने और हरमन के लिए रेड वाइन लेकर आती है। दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हुए पीने लगते हैं। अब सोफिया खड़ी होकर कहती है, मैं बहुत थक चुकी हूँ और अपने कमरे में सोने जा रही हूँ। ये कहकर जैसे ही वो जाने लगती है हरमन उसका हाथ पकड़ लेता है। अब हरमन उसका हाथ पकड़कर कहता है, इतनी भी क्या जल्दी है जाने मन। सोफिया उसे कातिल सी मुस्कान के साथ देखती है और कहती है, तुम चाहो तो मेरे साथ चल सकते हो। हरमन भी उठकर उसके साथ चल देता है। तभी सोफिया रुक जाती है और हरमन से पूछती है, लेकिन तुम्हारी पत्नी तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। हरमन भी बहुत शायराना अंदाज में जवाब देता है, कौन सी पत्नी? तुम जैसी हुस्न की मलिका पे ऐसी हजारों पत्नियां कुर्बान। ये कहकर वो सोफिया के साथ हाथों में हाथ डाले उसके कमरे की ओर चल पड़ता है। दूसरी ओर प्रीति अपने पति की खातिर उस भयानक और अंधेरी खतरनाक सीढ़ियों पर चलते हुए नीचे के एक तहखाने में पहुंच जाती है। वहां प्रीति देखती है कि एक बूढ़ी औरत बैठी हुई एक किताब पढ़ रही है और उसके गले में क्रॉस भी है। प्रीति हिम्मत करके उस औरत के पास जाती है और कहती है, मैडम क्या आप मुझे सुन रही हैं? और वो प्रीति की ओर देखती है और कहती है, आज तुम आई हो? प्रीति हैरान होकर पूछती है, क्या मतलब आपका? यही कि हर रात यहाँ किसी न किसी की बदनसीबी पत्नी मेरे पास आती ही रहती है। वो औरत प्रीति को जवाब देती है। प्रीति उसकी बातों से और भी ज्यादा परेशान हो जाती है और कहती है, देखिए, एक तो जब से मैं यहाँ आई हूँ मेरे पति नहीं मिल रहे, दूसरा आप मुझे उल्टी सीधी बातों से डरा रही हैं। मुझे आप ये बताइए, क्या आप मेरी मदद कर सकती हैं मेरे पति को ढूंढने में? ये कहकर प्रीति उसे अब तक की सारी बातें बताती है। अब वो बूढ़ी औरत कहती है कि मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, तुम जाओ यहाँ से। अब प्रीति उस बूढ़ी औरत के पैरों में गिर जाती है और कहती है, मेरी मदद कीजिए, प्लीज मुझे बताइए कि वो लड़की कौन है, क्या कहानी है इस लाल रंग की। अब वो बूढ़ी औरत कहती है कि ठीक है, तुम जिद करती हो तो मैं बताती हूँ, लेकिन एक बात याद रखना, अब तुम्हारे पति को कोई नहीं बचा पाएगा। वो लड़की जिसने तुम्हें इस मनहूस लाल बंगले में रुकने की इजाजत दी, वो कोई और नहीं, मेरी बेटी सोफिया की आत्मा है, जो सालों से हर रात ये सब कर रही है। अब प्रीति कहती है, आप मुझे सारी बात बताइए, चाहे मुझे अपनी ही बलि क्यों ना देनी हो, लेकिन मैं मेरे हरमन को कुछ नहीं होने दूंगी। वो बूढ़ी औरत कहती है, तो सुनो लड़की। वो बूढ़ी औरत बताती है कि मैं और मेरी बेटी सोफिया इस पूरी दुनिया में एक दूसरे का एकमात्र सहारा थे, लेकिन ऊपर वाले को यह भी मंजूर नहीं था। सोफिया को पेंटिंग का बहुत शौक था और रंगों में सबसे ज्यादा उसे लाल रंग ही पसंद था। उसकी ज्यादातर पेंटिंग में लाल रंग ही होता। इस घर में जितनी भी तस्वीरें लगी हुई हैं वो सब सोफिया की ही बनाई हुई हैं। एक बार मैं किसी जरूरी काम से कहीं बाहर गई हुई थी, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से मैं शाम तक वापस ना आ सकी। पहली बार ऐसा हुआ जब सोफिया घर में अकेली थी। मूसलाधार बारिश हो रही थी और सोफिया उस रात बिल्कुल अकेली थी इस बंगले में। उस रात उसने लाल रंग का लंबा सा गाउन पहना हुआ था।
उस लाल रंग के गाउन में वो गजब की सुंदर लग रही थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी सुंदरता ही आज उसकी दुश्मन बन जाएगी। वो मुझसे फोन पर वीडियो कॉलिंग कर रही थी तो दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उसे बोला इतनी रात को दरवाजा ना खोले, लेकिन वो नहीं मानी। बोली दादी हो सकता है कोई मुसीबत में हूँ। सोफिया दरवाजा खोलती है और देखती है कि सामने एक सुंदर सा लड़का खड़ा है और वो उससे रात को वहां रुकने के लिए कमरा मांगता है। सोफिया भी उस लड़के पर तरस खाकर उसे रात के लिए अपने बंगले में पनाह दे देती है। मुझसे बात करके वो फोन रख देती है और उस लड़के को कमरा दिखाती है। उसके बाद वो हॉल में आकर म्यूजिक लगा लेती है और सुनते सुनते साथ में पेंटिंग करने लगती है। अब वो लड़का अपने कमरे से बाहर आता है और सोफिया से बातें करने लगता है। वो सोफिया से कहता है आप पर ये लाल रंग बहुत जचता है। सोफिया उसे धन्यवाद करती है और पेंटिंग बनाने लग जाती है। वो लड़का उसे लगातार देखता रहता है। अब सोफिया से रहा नहीं जाता और वो उससे पूछ लेती है आप ऐसे मुझे घूर कर क्यों देख रहे हैं? जब सामने लाल परी हो तो नजर कैसे हटाऊं? मुझे लगता है कि ये लाल रंग आपके लिए ही बना है। सोफिया भी उसकी दिखावटी बातों से प्रभावित होने लगती है और कहती है आज के बाद मैं लाल रंग ही पहनूंगी हमेशा तुम्हारे लिए। इस तरह सोफिया और वो लड़का जिसने अपना नाम विक्रम बताया था बातों में लग जाते हैं और बातें करते करते दोनों वाइन भी पीते हैं और एक दूसरे की पनाह में सो जाते हैं। सुबह जब सोफिया सोकर उठती है तो विक्रम उसे कहीं नहीं मिलता और अब उसे विक्रम का लिखा हुआ एक खत मिलता है जिसमें वो लिखता है मेरी प्यारी सोफिया, मैं विक्रम कल रात तुम्हारी सुंदरता देखकर ऐसा बहका कि ये भी भूल गया कि मैं शादीशुदा हूँ। उस लाल गाउन में तुम क्या कयामत ढा रही थी तो मैं बेचारा क्या करता, लेकिन जब सुबह होश आया तो अपनी गलती का एहसास हुआ। अब तुमसे आंख मिलाने की हिम्मत नहीं है। मैं जा रहा हूँ अपनी पत्नी के पास। तुम भी मुझे भूलकर अपनी नई जिंदगी शुरू करना, लेकिन एक बात जो दिल से कहना चाहूंगा कि लाल रंग में क्या कयामत ढाती हो तुम, हो सके तो मुझे माफ करना। तुम्हारा गुनहगार विक्रम। सोफिया को यह खत पढ़कर ऐसा सदमा लगा कि उसने मेरे आने का भी इंतजार नहीं किया। अपने कमरे में जाकर फांसी लगा ली। जब से उसकी आत्मा हर उस शादीशुदा लड़के से बदला लेती है जो अपनी पत्नी को धोखा देकर उसके करीब आता है। आज उसने अपने जादू से पूरा घर लाल रंग का कर दिया है, लेकिन सिर्फ मेरे कमरे को छोड़कर वो जानबूझकर सभी मुसाफिरों को लाल रंग पहनाती है, क्योंकि उसकी पूरी दुनिया ही लाल रंग में समाई है। या यूं कहिए कि जहां तक लाल रंग है वहां तक उसकी शक्तियां अपार है। अब प्रीति घबराकर पूछती है तो क्या आज हरमन जी उसका शिकार होंगे? हाँ, अगर वो तुझे भूल गया तो वो सिर्फ बेवफा को ही शिकार बनाती है, और अगर तुझे अपने पति को बचाना है तो उसे सोफिया के करीब जाने से रोक और उसे इस लाल रंग की दुनिया से बाहर लेकर जाओ। लेकिन मुझे तो ये भी नहीं पता कि सोफिया हरमन जी को कहाँ लेकर गई है। सोफिया की दादी कहती हैं कि मैं जानती हूँ हरमन इस समय कहाँ होगा। प्रीति पूछती है मुझे बताइए कहाँ होगा वो? अगर उसने आज तेरे साथ बेवफाई की तो वो जरूर सोफिया के कमरे में होगा, और अगर वो सोफिया के साथ उसके कमरे में जा चुका है तो उसे कोई नहीं बचा पाएगा फिर। नहीं, मुझे आप सोफिया का कमरा बताइए, मैं अभी जाऊंगी वहां। प्रीति कहती है और उस बूढ़ी औरत के साथ चल पड़ती है। दूसरी ओर हरमन और सोफिया एक दूसरे का हाथ पकड़कर सीढ़ियों से चढ़कर सोफिया के कमरे की ओर जा रहे हैं। अब दोनों सोफिया के कमरे में पहुंच जाते हैं। हरमन सोफिया का कमरा देखता है जो बहुत ही विशाल है, जहां बहुत सुंदर गोला आकार में पलंग है जिस पर लाल रंग की रेशमी चादर बिछी हुई है। चारों ओर लाल पर्दे हैं और कमरे की हर चीज बहुत व्यवस्थित है। सोफिया उसे अपने साथ लाकर पलंग पर बिठाती है और खुद भी उसके करीब बैठ जाती है। अब शायद सोफिया उसे आखिरी मौका देना चाहती थी। वो हरमन से पूछती है तुम्हें अपनी पत्नी की याद नहीं आ रही? हरमन भी उसे जवाब देता है नहीं जाने मन, जब तुम्हारे साथ आ ही गया हूं तो कोई और क्यों याद आएगी। उधर प्रीति उस तहखाने से बाहर निकलकर उस बूढ़ी औरत के साथ दौड़ती हुई आ रही थी। वो दौड़ती हुई पूरी लॉबी पार कर जाती है
और एक बड़े से हॉल में आ जाती है। वहां पर वो चारों ओर देखती है कि आसपास कोई नहीं है। अब वो बूढ़ी औरत सोफिया की दादी कहती है, लगता है कि तेरा पति अब सोफिया के साथ जा चुका है। नहीं, आप ऐसा मत बोलिए, कुछ नहीं होगा उन्हें। प्रीति खुद को ही हौसला दे रही थी। दूसरी ओर हरमन सोफिया के आकर्षण में खोकर हर हद पार कर चुका था। अब दोनों एक साथ पलंग पर लेटे हुए थे कि सोफिया उठकर खिड़की के पास खड़ी हो जाती है। आधी अधूरी नींद में हरमन की अचानक से नजर सोफिया के पैरों की ओर जाती है। वो देखता है कि उसके पैर उल्टे हो चुके हैं। हरमन ये देखकर पलंग से खड़ा हो जाता है और डर से दरवाजे की ओर दौड़ता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। उसकी सोफिया को लेकर वासना उसके और प्रीति के पवित्र रिश्ते पर भारी पड़ चुकी थी। दरवाजे पर भी उसे सोफिया ही खड़ी दिखती है। वो जिस दिशा में जाता है उसे सोफिया ही नजर आती है। अब सोफिया की आंखें गुस्से में लाल हो चुकी हैं और चेहरा बहुत भयानक हो चुका है। वो हरमन को गर्दन से पकड़कर कहती है, विक्रम, तूने क्या सोचा कि इस बार भी रात मेरे साथ काटेगा और सुबह होते ही अपनी पत्नी के साथ चला जाएगा? कौन विक्रम? मैं विक्रम नहीं, हरमन हूं। मुझे जाने दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? हरमन उसके आगे गिड़गिड़ा रहा था। तभी प्रीति दरवाजे पर पहुंच जाती है और जोर जोर से खड़काने लगती है, खोलो सोफिया, माफ कर दो मेरे पति को। लेकिन सोफिया की नजरों में बेवफाई की एक ही सजा है और वो है मौत। सोफिया हरमन को गर्दन से पकड़ लेती है और कहती है, तूने बेवफाई की है मेरे साथ भी और अपनी पत्नी के साथ भी, तो ले अब सजा भुगत। ये कहकर वो नाखूनों से छाती पर वार करती है, जिससे उसकी छाती से खून बहने लगता है। हरमन तड़प कर वहीं गिर जाता है। अब सोफिया उसकी गर्दन पर पैर रखकर खड़ी हो जाती है और उसे बेरहमी से मार देती है। अब सब शांत हो चुका है और सुबह के 4 भी बज चुके हैं। सुबह होते ही सोफिया गायब हो चुकी है। प्रीति कमरे में आती है और हरमन को देखकर चीखने लगती है। उसकी चीखों की आवाजें सुनकर गर्व और निहारिका भी बाहर आ जाते हैं। अब प्रीति सोफिया की दादी से पूछती है, सोफिया ने सिर्फ हरमन को ही क्यों मारा? ये दोनों भी तो यहाँ थे, तो गर्व के साथ ऐसा क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ था और हरमन तुम्हें छोड़कर सोफिया के साथ। इस लाल बंगले में बेवफाई करने वालों को एक ही सजा मिलती है और वो है मौत। प्रीति वहीं हरमन का सिर गोद में रखकर बैठ जाती है और बैठी हुई उसकी आंखें भी सदा के लिए बंद हो जाती हैं उस लाल रंग के बंगले में। गर्व और निहारिका दोनों वापस चले जाते हैं क्योंकि सोफिया सिर्फ बेवफा को ही सजा देती है। तो दोस्तों, कहानी बस यहीं तक थी। आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अब मैं आप सभी से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।